So we are starting a new topic which is acid and bases. Acid and bases हम लोगों ने पहले भी कर रखा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द सिलेबस जो कि हम लोगों को कंप्लीट करना है। इसके अंदर अरहेनियस ब्रॉन्स्टेड लक्सलर थ्योरी, सॉल्वेंट डेफिनेशन भी इसमें आएंगे, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट का जो लक्सलर थ्योरी है वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। और जितने भी टाइप की डेफिनेशन हैं जो कि एसिड और बेस को क्लासीफाई कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। HACCP प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का पोर्शन भी हम लोग कवर करेंगे। फिर उनकी स्ट्रेंथ, किस कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है, और क्या पैरामीटर्स हैं उनको जज करने के लिए, वो सब भी हम लोग करते रहेंगे। At the end, we have to do that acid-base indicator, redox indicators, adsorption indicator and precipitation reaction. तो ये कुछ एसिड बेस जो हैं और उनका कैसे टाइट्रेशन किया जाता है, टाइट्रेशन करते हुए कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं और रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं, और कुछ नई तरीके की टाइप की रिएक्शंस लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो कॉमन रिएक्शन है, बट कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एड्सॉर्प्शन होता है आयंस का, और एसिड और बेसिस के जो रेडिकल्स हैं उनको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो ये तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट वी हैव टू कवर इट। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड और बेसिस क्या होते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, एसिड कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जो कि एक ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, बेस क्या होगा? बेस कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है। एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को और बेस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ना दूसरा हम लोग मेथड, हम लोग उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। जैसे एसिड का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिट्रस काइंड ऑफ होता है। जैसे विनेगर तुम लोगों ने समटाइम्स टेस्ट किया होगा, तो उस तरीके का टेस्ट होता है, और जनरली वो टेस्ट से ही पहचाने जाते हैं। और हमारी खासियत ये है कि हम लोग एसिड, बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो खाने में यूज़ करते हैं। लाइक टमाटोज में टार्ट्रिक एसिड होता है, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड होता है, टैमरिंड इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड जो दूध और दही में प्रेजेंट होता है, ascorbic acid which is present in lemons and all। तो ये सब हम लोग बहुत सारे एसिड और बेसिस डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। कहाँ जनरली यूज़ होता है? लाइक फ्लेवरिंग और कुछ कंपाउंड के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। एक कुछ जैसे विटामिन सी, एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमें कॉमनली चाहिए ही होता है। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे एसिड्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली बेसिस भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे लाई NaOH विच इज़ यूज इन ओवन एंड ड्रेन क्लीनर्स। ठीक है, जब नाली वगैरह बंद हो जाती है तो उसमें अगर तुम डायरेक्टली NaOH डाल दो तो वो खुल जाती है। ओवन क्लीनर्स के लिए यूज़ किया जाता है NaOH। अमोनिया यूज़ होता है हाउस होल्ड क्लीनिंग में। ठीक है, काफ़ी सारे जो हमारे घर के, जैसे हार्पिक आ गया, और इस तरीके से टाइल को साफ़ करने के लिए अलग अलग केमिकल्स आते हैं, उन सब में जनरली अमोनिया भी इंक्लूडेड होता है। सोडियम कार्बोनेट विच इज़ यूज एज वाटर सॉफ्टनर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर तो तुम समझ ही रहे होगे। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें झाग प्रोड्यूस नहीं होता, साबुन उसमें अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता। वेरएज सॉफ्ट वाटर जो हमारा घर का पानी होता है, हार्ड वाटर इज बेसिकली खारा पानी। तो कई जगहों पे जो पानी होता है उसकी सप्लाई अच्छी नहीं होती है, पानी खराब आता है, हार्ड वाटर आता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट डालो, उसे हीट कर दो, हीट करने पे वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा में यूज़ होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग इनो वगैरह में भी यूज़ करते हैं।
सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 क्लीनर फॉर सरफेसेस बिफोर पेंटिंग और वॉलपेपर। तो जो हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं जब पेंट करने जाते हैं, तो पेंट का डायरेक्ट पेंट करने से पहले एक प्राइमर की लेयर बनाते हैं। लाइक पहले जो वॉल है उसके ऊपर जो लेयर है उसको हटा दिया जाता है सैंड पेपर से रगड़ के, एंड देन उसके ऊपर एक वाइट कलर का प्राइमर की लेयर बनाई जाती है विच कंटेन सोडियम फॉस्फेट। सो एसिड एंड बेसिस एंड वाटर, तो एसिड और बेसिस जब वाटर में जाते हैं तो दे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द पीएच। एसिड क्या करते हैं, एसिड डिक्रीजेस द पीएच ऑफ वाटर। तो वाटर का जो पीएच होता है वो एसिड डिक्रीज कर देते हैं। कितना डिक्रीज कर देते हैं, पीएच ऑब्टेन इज लेस देन 7। तो हमें पता है पीएच मीटर पे 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इससे ऊपर वाला जो भी होगा वो एसिड होगा और इससे नीचे वाला जो भी होगा वो बेस होगा। तो एसिड क्या करेंगे, पीएच को डिक्रीज कर देते हैं, बेस क्या करते हैं, बेस इंक्रीज द पीएच ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोर देन 7 यहाँ पे हो जाता है। और अब अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से बोलें तो एसिड जनरली ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे AH, ये क्या करेगा, H प्लस आयन वाटर में रिलीज कर देगा। H प्लस H2 अगर हम लोग लिखें तो ये रिलीज करेगा A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। सो एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को अगर वो इंक्रीज कर सकता है तो उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। बेस जनरली हैव BOH, डेफिनेशन पूरी नहीं है बट स्टिल जो इनिशियल डेफिनेशन थी तो उसके हिसाब से OH नेगेटिव, H2 डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जब बेस होता है वो B प्लस प्लस OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग OH नेगेटिव आयंस इज कंसिडर्ड टू बी अ बेस, उसे बेस हम लोग बोलते हैं। और ये जनरली क्या करेंगे, पीएच को 7 से इंक्रीज कर देंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो पीएच स्टैंड्स फॉर, पी को स्मॉल लिखते हैं पीएच, पीएच स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे होता क्या है कि जो H प्लस होता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो H3O पॉजिटिव के इक्वल ही होती है। अब H प्लस आयन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के कारण वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस He3O पॉजिटिव आयन विच इज हाइड्रोनियम आयन। तो जो H प्लस है वो जहाँ पे भी तुम जनरली देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H प्लस बहुत आराम से लिख लिया जाता है, बट H प्लस वो H प्लस की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, इट एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव आयंस। अब होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट्स होते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर यूज नहीं करते। तो H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन वहाँ उस केस में नहीं देता क्योंकि वहाँ पे वाटर होता ही नहीं है, जो भी रिएक्शन होती है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होती है। लेकिन जो भी एसिड और बेसिस होते हैं उनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं। वाटर में क्या प्रोड्यूस होगा, H प्लस प्रोड्यूस होगा। H plus being unstable, it readily reacts with H2O to form H3O positive ions. Now अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, अर्हीनियस ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एसिड और बेसिस को कैटेगराइज किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जिसके पास हाइड्रोजन हो फॉर्मूला के अंदर, और जब वो वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H3O पॉजिटिव आयन रिलीज करें। ठीक है, जैसे HCl द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। तो HCl क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या रिलीज करेगा, H3O पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो HCl इज एन एसिड, व्हाई इट इज एन एसिड, बिकॉज इट कैन रिलीज H प्लस आयन, ये H प्लस आयन को रिलीज कर सकता है। और ये अगर H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये H प्लस इसने रिलीज किया और H2O ने उस H को एक्सेप्ट कर लिया एंड इट प्रोड्यूस्ड H3O पॉजिटिव आयन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि H प्लस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, तो H प्लस क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे वो हाइड्रोनियम आयन देगा। H3O पॉजिटिव का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है,
और H प्लस क्या होता है, इसको सिंपली बोला जाता है प्रोटॉन। ठीक, सो मेजर डिफरेंस है कि ये प्रोटॉन है और वो हाइड्रोनियम आयन है। ओके, सो बहुत सारे एसिड हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, HNO3 और HF ले लो, बहुत सारे एसिड हो सकते हैं। बट ये जो अरेनियंस की जो थ्योरी है ये प्रॉपरली हमें एसिड की डेफिनेशन नहीं बताती है, क्योंकि ऐसे बहुत ही सारे एसिड्स हैं जिनके पास H प्लस उनके फॉर्मूले में नहीं होता है और वो वाटर में H3 पॉजिटिव रिलीज नहीं करते हैं, इवन देन दे आर एसिड्स। तो ऐसे कौन से हैं वो उसके बारे में हम लोग भी बाद में डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इट शुड बी डिजॉल्व इन वाटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अरहेनियस के अकॉर्डिंग ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, अब कोई सॉलिड कंपाउंड है उसको मैं एसिड बेस नहीं बोल सकता, तब तक नहीं बोल सकता जब तक मैं उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करूँगा। सो इट वाज अ वेरी वियर्ड थिंग कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड कंपाउंड है तो वो एसिड है या बेस है, तो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एसिड बेस कब होगा, जब मैं उसे पानी में डिसॉल्व करूँगा। तो एसिड और बेस कैसे पता चलेंगे, जब पानी में डिसॉल्व होंगे। और ऐसे कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व होंगे ही नहीं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जैसे HCl, जब वो गैस फॉर्म में होता है तो वो वाटर फॉर्म में तो नहीं है, तो उस केस में HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। क्यों हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि वो H प्लस आयन नहीं देता है, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब ये कंपाउंड एसिडिक नहीं है अरहेनियस के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग में अरहेनियस के अकॉर्डिंग ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाटर में जब जाएगा तब वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये वाटर में तो है ही नहीं। ये कौन से फेज में, गैसेस फेज में या सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर में नहीं है, जो एक्वस फेज में नहीं है, उसको हम लोग एसिड बेस नहीं बोल सकते। दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ अरहेनियस। ठीक है, तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग सारे एसिड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सारे बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, विच मे और मे नॉट बी ट्रू, बट साथ में क्या है कि जो एसिड होंगे वो H प्लस आयन देंगे जब वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है और बस गैसेस स्टेट में है तो उसको तुम एसिड और बेस नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड बेस डेफिनेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द बेस पार्ट। बेस में क्या है कि हमारे पास बेस एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसके फॉर्मूले में OH होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले में OH है तो वो बेस है, और साथ में जब वो डिसोसिएट हो, अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के फॉर्मूले में अगर OH है तो वो बेस हुआ, लेकिन जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर ऐसा केस है तो ही बेस है, अदरवाइज वो बेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड को मैंने किस में डिसॉल्व किया, वाटर में। तो वाटर में डिसॉल्व करने पे मैं उसका रिएक्शन लिख के नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्वस। तो ये जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो इट विल प्रोड्यूस Li एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो ये जो कंपाउंड है इसके फॉर्मूले में OH है, और ये जब डिसोसिएट हो रहा है वाटर में तो ये OH नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इट क्लियरली सजेस्ट कि लिथियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। लेकिन अगर मैं NH3 यहाँ पे लिख दूँ, NH3, तो NH3 इज नॉट अ बेस। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग NH3 कोई बेस नहीं है। और ये बेस क्यों नहीं है, ये बेस इसलिए नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसके पास तो OH है ही नहीं। जब फॉर्मूले में ही OH नहीं है तो वो वाटर में OH कैसे रिलीज करेगा। सो दिस इज अ वेट थिंग कि इसके फॉर्मूले में OH नहीं है, बट हाउएवर ये बेस इसलिए है क्योंकि ये वाटर में जब जाएगा तो ये प्रोड्यूस करता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेसिकली ये OH नेगेटिव आयन रिलीज तो करता है वाटर में जब ये डिसोसिएट होता है, बट इसके फॉर्मूले में OH नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि NH3 जो है वो एसिड नहीं है, इट इज नॉट एन एसिड।
एंड दिस इज मेजर लिमिटेशन ऑफ अरेनियस एसिड बेस थ्योरी कि ऐसे बहुत सारे एसिड बेसिस होते हैं जो जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, जिनके पास OH नहीं है, उसके बाद भी फिर वो एसिड बेस की तरह काम करते हैं। पहला लिमिटेशन ये हो गया। दूसरा ये लिमिटेशन ये है कि अरेनियस एसिड बेस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वही एसिड बेस हो सकते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो, एंड विच इज एक्चुअली नॉट द केस। वाटर जो भी कंपाउंड है अगर वो गैसेस स्टेट में होगा तो भी वो एसिड बेस की तरह काम कर सकता है, अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो भी वो एसिड बेस की तरह काम कर सकता है। सो ये एक मेजर लिमिटेशन थी। बहुत सिंपल ही है, जो भी H+ आयन देगा वाटर के अंदर वो एसिड, जो भी OH नेगेटिव देगा वो बेस। नाउ जब ये एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। लेट्स मूव अहेड। न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, तो मैंने कोई एसिड लिया लाइक HCl और मैंने कोई बेस लिया लिथियम हाइड्रोक्साइड। जब इनको डिसॉल्व किया तो इसने बनाया लिथियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो HCl क्या करता है, HCl तो देता है H प्लस Cl, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, H3 पॉजिटिव के साथ मैं रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले वाटर के साथ रिएक्ट करा देता हूँ। तो ये बनाएगा Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब ये जो H3O पॉजिटिव है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, pH डिक्रीज करने के लिए। लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑन द अदर हैंड विल प्रोड्यूस लिथियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस हो गया। अब मैं अगर इस रिएक्शन को कंबाइन करता हूँ तो ये बनेगा HCl प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे is giving us lithium positive plus Cl negative, मतलब लिथियम क्लोराइड, और लिथियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में इसी तरीके से रहता है, प्लस H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बट H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या करेंगे, बना देंगे वाटर। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये प्रोड्यूस कर देंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे, जैसे H पॉजिटिव ये है और यहाँ पे OH नेगेटिव ये है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, प्लस OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो H2 को यहाँ से एक से काट देंगे तो हमारा बनेगा HCl प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस लिथियम क्लोराइड, या उसको अलग अलग भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाटर। अब यहाँ पे ऐसे स्पीशीज, ऐसे केमिकल स्पीशीज जो pH के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, फॉर एग्जाम्पल H3O पॉजिटिव, ये क्या कर रहा था, लोअर्स pH को लोअर कर देता है। OH नेगेटिव इंक्रीजेस pH। अब ये दोनों ही चीजें नहीं बनी और इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। वाटर इस पॉइंट पे क्या है, वाटर इज न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल होने के वाटर न्यूट्रल होने की वजह से क्या होगा, वाटर न्यूट्रल होने की वजह से pH क्या रहेगा, 7 रहेगा। pH में कोई चेंज आया नहीं। सो ओवरऑल जो चेंज है pH का वो 0 रहता है। पूरा जो सोल्यूशन है वो 7 का pH पे है, तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हुआ। इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन होता है तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। सो जो भी जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं दे आर ऑलवेज exothermic reactions. Why they are exothermic reaction? They are exothermic because they can release energy. So H plus plus OH negative जब भी combine करेंगे they will always produce heat because H plus is not stable. H plus stable नहीं है, OH negative भी बहुत reactive है, stable नहीं है, लेकिन जैसे ये water बना देता है तो ये stable हो जाता है। So इस तरीके से बहुत सारी energy निकलती है and ये जो energy होती है
ये होती है -55.57 किलो जूल पर मोल। तो इतने अमाउंट की एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो कभी भी तुम देखना, कभी भी एक एसिड और एक बेस को जब भी तुम मिलाओगे तो एक साथ नहीं मिलाते हो। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग ये जनरली कंसिडर करते हैं कि जब भी मेरे पास एक एसिड है और जब भी मेरे पास एक बेस है तो मैं उसे धीरे 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 मिलाऊं, ड्रॉप वाइज मिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इतनी हीट एनर्जी अगर रिलीज हो जाएगी तो वो जो सोल्यूशन है वो एकदम से बॉईल करेगा और बॉईल करने से वो सारा सोल्यूशन बाहर निकल जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसा करा है कि उनको एक साथ मिला दिया था तो सारा जो सोल्यूशन था वो बाहर निकल गया था। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमने प्योर एसिड और प्योर बेस को मिलाया है तो बहुत खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा। मैंने तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस को मिलाया था, लेकिन अगर प्योर एसिड और प्योर बेस को तुम मिला रहे हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि तुमसे जो कॉनिकल है वो पकड़ा नहीं जाएगा और ज़रूर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो भी जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनको हमें धीरे धीरे करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ये जो एक रिएक्शन है H प्लस प्लस OH नेगेटिव रिएक्शन, इसको इसमें H2 बना है और इसका जो एनर्जी है -55.9 किलो जूल पर मोल है। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि जो कंपाउंड है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और वो कितना ज़्यादा बेसिक है। इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, क्या पैरामीटर्स है ये समझने के कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है। तो जो वेरिएशन होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की वो दो तरीके से होती है, पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मैं तुम्हें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने HA वाली रिएक्शन ली थी, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सो इट विल प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव आयन प्लस A नेगेटिव। अब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ, तो K इक्विलिब्रियम K E क्यूब कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विच इज HA एंड H2O, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई जिसमें हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। नाउ व्हाट हैपन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। of pure solids and pure liquids are always taken as unit, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है या सॉलिड लिक्विड है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हमेशा हम लोग यूनिटी लेते हैं, तो ये 1 के इक्वल है। अब नाउ व्हाई इट इज 1, बिकॉज H2O इज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट है तो सपोज 1 लीटर सॉल्वेंट तुमने लिया है, 1 लीटर मतलब 1000 ml लिख देता हूँ, 1000 ml लिया है और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 55.55 मोल्स ऑफ वाटर 1 लीटर में प्रेजेंट होता है। तो 55.55 मोल्स मतलब इंटू 10 raised to power इंटू 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो 55.55 को 6.022 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इंटू 10 raised to power 23 कर दो, तो उतने वाटर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे, रिएक्शन मिक्सचर में उतने प्रेजेंट। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ रहा है कि जब रिएक्शन होती है तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है 1 मोल, 1 मोल मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है 1 मोल, मैं ले लेता हूँ मेरे पास 10 मॉलिक्यूल इसके हैं, या ठीक है चलो 1 मोल लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। 1 मोल मेरे पास HA है तो कितना वाटर यूज़ होगा, 1 मोल वाटर यूज़ होगा। ये कितना बनेगा, 1 मोल ये बनेगा और 1 मोल ये बनेगा। तो होता क्या है कि H2 कितना कंज्यूम हुआ, 1 मोल कंज्यूम हुआ और हमारे पास कितना था 55.55 मोल्स से, इसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 54.55।
ठीक है, तो चेंज कितना है, चेंज कितना है वॉल्यूम में, कितना है, 1 मोल का चेंज है, ठीक है। दिस चेंज इज नॉट वेरी अप्रिशिएबल, ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को तुम 55.5 से डिवाइड करो या किसी भी चीज़ को 54.55 से डिवाइड करो, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता, जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा माइन्यूट होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सट्रीम केस ले लिया कि मैंने 1 मोल एच ले लिया, उतना नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो जब भी तुम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे बहुत ही कम आएंगे, तो 0.56 मोल्स इस तरीके से आएंगे। तो अगर अगर ऐसा केस है तो उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन हो रही है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, तो उसका जो नंबर है ना उसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो H2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है पहले 55.55 थी, अब कितनी हो गई 55.54.55, ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग चेंज, मुझे ये लेना नहीं चाहिए ऐसे। क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं। सपोज ये 100 मॉलिक्यूल इसके हैं, या 1000 ले लेते हैं, 1000 मॉलिक्यूल इसके हैं, 1000 मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे, 1000 मॉलिक्यूल्स इनके बनेंगे, ठीक है। तो जो कितने मोल्स थे 55.55 मोल्स थे, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे थे, तो इतने मॉलिक्यूल में से अगर 1000 मॉलिक्यूल कम भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में से तुम एक बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी तुम माइनस करो, मतलब 10⁻23 में से तुम माइनस कर रहे हो 10⁻3, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो डिफरेंस नहीं आता तो क्या होता है कि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंसिडर किया जाता है कि कांस्टेंट है, चाहे कितनी भी रिएक्शन हो जाए कि वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, इतनी ज़्यादा इतनी एक्सेस में प्रेजेंट है कि उसमें थोड़ा सा भी चेंज क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि H2O को कांस्टेंट ले लेते हैं, H2O को कांस्टेंट लिया तो K इक्विलिब्रियम में मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये जो सोल्यूशन, ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाती है। नाउ ये के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, वाटर एक कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाता है के। जो के ए होता है वो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड डिसोसिएशन ए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है यहाँ पे एसिड के लिए, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए क्या बता रहा है कि कितना एसिड डिसोसिएट हुआ है। ये एच है, ये होगी अनडिसोसिएटेड फॉर्म, और ये होगी डिसोसिएटेड। डिसोसिएशन का क्या मतलब है यहाँ पे, टूटना। तो एच ए क्या है, ऐसा है एसिड है जो अभी टूटा नहीं है, पूरा टूटा नहीं है, और ए नेगेटिव क्या है, ये शो कर रहा है कि कितना टूट चुका है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो के हमें बता रहा है कि कितना परसेंट, बेसिकली परसेंट नहीं, इसमें नहीं बता रहा, किसी कुछ वैल्यू दे रहा है कि कितना एच ए डिसोसिएट हो चुका है एज कम्पेयर टू कितना हमारे पास था। फॉर एग्जाम्पल 100 मॉलिक्यूल कितने थे, 1000 मॉलिक्यूल थे, 1000 मॉलिक्यूल में से ये रिएक्शन पूरी तो होती नहीं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होने की वजह से 1000 मॉलिक्यूल इसके थे, 1000 मॉलिक्यूल इसके थे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, और उसने बनाए कितने, 50 मॉलिक्यूल। तो इसमें से कितने बचेंगे, 1000 में से 50 माइनस करेंगे तो 950 मॉलिक्यूल इधर बचेंगे, और 950 मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पे बचेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कितने कितना डिसोसिएट हुआ है, 50 डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, 50 डिसोसिएट हुआ है, और थे कितने मॉलिक्यूल, कितने थे, 1000 थे, ठीक। तो ये के बताता है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है। नाउ के इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3 पॉजिटिव आयन, के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन
जो है वो बताती है कितना पीएच कम हुआ है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर एच जितना ज़्यादा टूट जाएगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन इससे पहले मुझे वीक और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बता देना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। तो मतलब क्या है कि तुमने 100 मॉलिक्यूल या 1000 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एच ए के डाले, तो उसमें से वो H प्लस प्लस ए नेगेटिव में कितना डिसोसिएट हुआ? वो हुआ 50। 100 में से 50 मतलब 50% डिसोसिएशन है। तो ये जो डिसोसिएशन है ये कंप्लीट नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जैसे एच ए है, ये डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस ए नेगेटिव। पहले यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल थे, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई थी। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इसके एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचे, इसके 100 मॉलिक्यूल बचे, इसके 100 मॉलिक्यूल बचे। तो मतलब जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, 100 मॉलिक्यूल थे, 0 था, फिर इसके 50 बचे, इसने 50 बना लिया, इसने 50 बना लिया। तो जब रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट कंप्लीटली बन जाता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, जब वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। अगर वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जब भी होगा तो वहाँ पे डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा और हमें लगाना पड़ेगा एक इक्विलिब्रियम का साइन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एक इक्विलिब्रियम का साइन यूज होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक सिंगल हेडेड एरो ही हम लोग यूज करते हैं कि रिएक्शन बताता है कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो एरो है ये बताता है कंप्लीट रिएक्शन, और जो इक्विलिब्रियम का साइन है ये हमें बताएगा इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक, तो ये दो चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। अब जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट वो कभी करते ही नहीं है। तो अगर मेरे पास एक एसिड है जो कम 100 मॉलिक्यूल थे एक एसिड के, जैसे HCl के, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है 100 मॉलिक्यूल H प्लस के देने के लिए। ठीक है, और एक हमारे पास एसिडिक एसिड है CH3COH, इसके मेरे पास 100 मॉलिक्यूल हैं लेकिन उसके 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। तो H प्लस कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 5 मॉलिक्यूल। और इसमें कितना हो रहा है? 100 मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा H प्लस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एसिड होता है। तो क्या हमें पता चलने की मतलब क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि H3O की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई तो एसिड वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो H प्लस तो वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग उतना नहीं होगा। ओके, तो वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। तो मेरे पास HCl है, मैं फिर से बता रहा हूँ, H प्लस है प्लस Cl नेगेटिव, 100 मॉलिक्यूल दिए थे, तो पहले 0 था, अब 0 हो गया और 100 मॉलिक्यूल इसके प्रोड्यूस हो गया। तो H प्लस आयन, हाई इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, higher will be the acidity और acidic strength। तो उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी जितना H प्लस प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं एसिडिक एसिड की केस लेता हूँ, तो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थे, 0 0, फिर इसमें मेरे बचे 95, और ये कितना बन रहा है? 5 ये और ये 5 ये। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि लो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन
मतलब लोअर, मतलब हायर पीएच, मतलब सॉरी लोअर पीएच या लोअर स्ट्रेंथ, पीएच छोड़ देता है, लोअर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। तो एक चीज़ हमें क्लियरली पता चलती है यहाँ से कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या फिर मैं ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं नहीं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उन्हें हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है कि अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड है और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करेंगे, और अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर नहीं कर सकते। एक चीज़ ही क्लियर होनी चाहिए। तो वापस आते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन ये जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें Ka क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के। तो मैं इसे आगे लिखता हूँ हाई वैल्यू ऑफ H प्लस मीन्स हाई वैल्यू ऑफ K। ठीक है, जितना ज़्यादा H3O पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा K होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का H3O पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो Ka की जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस Ka वैल्यू, ठीक है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो एसिड है या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर Ka की वैल्यू कम है तो वो कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एग्जाम्पल देते हैं। Ka वैल्यू है एक 5.6 इंटू 10⁻³ और एक Ka है 22.33 इंटू 10⁻23। ठीक है, किसकी वैल्यू बड़ी है, सेकेंड वाले की बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये जो Ka1 है और Ka2 है इसमें से Ka2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू Ka1। ये हमारा सिंपल सी बात है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि Ka की वैल्यू से हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। वापस आ जाते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग पे। तो जैसे मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कम्प्लीटली डिसोसिएट करते हैं, वीक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, स्लाइटली ही होता है, कुछ 5%, 10%, 20%, 30%। अगर 100% है तो वो, अगर 100% है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर 98% भी है तो उसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नाउ विल सी डायग्रामेटिकली। देखो डायग्रामेटिकली तुम्हें इंटरप्रेट करना आना चाहिए, कौन सा एटम है कौन सा एटम नहीं है, ये क्या मॉलिक्यूल वो बना रहा है। तो अब हमारे पास देखो बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन लिखा हुआ है। तो ये Ha है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं। Ha के नंबर मोल्स कितने थे, बहुत सारे थे, और आफ्टर डिसोसिएशन Ha के मोल्स क्या है, 0, खत्म हो गया। ये बिफोर डिसोसिएशन है, रिएक्शन से पहले। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था Ha gives H प्लस प्लस A नेगेटिव। तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो इनके 0 थे, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि बिफोर, ये हो गया बिफोर। तो बिफोर में यहाँ पे H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव का ग्राफ नहीं है, तो मतलब उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 है, तो ये हो गया। अब आफ्टर के केस में क्या हो गया है कि आफ्टर केस में Ha जो है वो 0 हो गया, और H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव की वैल्यू उतनी ही है जितना ये था। तो ठीक है, तो ये भी 100 हो गए और ये भी 100 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आई होप ग्राफ से समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हम लोग क्या बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। अब कंप्लीट डिसोसिएट होने पे अगर तुम देखो ये जो येलो वाले हैं वो A नेगेटिव मॉलिक्यूल है,
जो येलो वाले हैं ये है ए नेगेटिव, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ ए नेगेटिव, ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये H3 पॉजिटिव है, तो बीच में एक ऑक्सीजन है और तीन तरफ उसके क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ब्लू कलर से हाइड्रोजन, ठीक है। और बाकी जो तुम्हें दिख रहा होगा इधर उधर वो वाटर मॉलिक्यूल है, एक ऐसे मॉलिक्यूल जैसे ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर दो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो सिंस वो रिएक्शन वाटर में हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। अब तुम गिनो ए नेगेटिव, ए येलो कलर से ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव कितने हैं, एक इधर हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, तो पांच ए नेगेटिव है तुम्हारे पास, ठीक है। नाउ कैलकुलेट H3 पॉजिटिव कितना है, ये ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा रखा है, बट यहाँ पे उसे रेड कलर से दिखा रखा है, तो एक मॉलिक्यूल, मैं दूसरा पेन लेता हूँ क्योंकि ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल एंड पांच मॉलिक्यूल, और पांच ही मॉलिक्यूल किसके हैं, H3 पॉजिटिव के। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, Ha क्या दे रहा है, H3 पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, तो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, पांच मॉलिक्यूल इसके हैं, पांच मॉलिक्यूल इसके हैं, और Ha हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहा जो एक येलो कलर से हो और साथ में एक ब्लू कलर का हाइड्रोजन भी अटैच हो, तो Ha की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ओवरऑल अगर मुझे बताना होगा तो यहाँ पे कितने हैं कि पांच मॉलिक्यूल H इसके बने हैं, H3 पॉजिटिव कर देता, पांच मॉलिक्यूल इसके हैं, तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होगी Ha की वो भी पांच ही होगी, कि हमने पांच Ha मॉलिक्यूल्स डाले होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम। अब इसमें क्या है, बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन Ha है वो वाटर में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वी डोंट नो कि कितने हैं, तो मैं कुछ भी अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे Ha क्या था, पहले इतने थे और अब क्या हो गया, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो डेफिनेटली बिफोर में पहले ज़्यादा थे और आफ्टर में कम हो गए। H3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी सेम है, तो आफ्टर में पहले तो बिल्कुल 0 0 थी, लेकिन आफ्टर में कुछ है, यहाँ की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ की वैल्यू नहीं पता, तो लेट अस फाइंड आउट कि कितने हैं। गिनो मॉलिक्यूल्स, गिनो कितने हैं। ए मॉलिक्यूल ये रहा, एक, एक ही दिख रहा है मुझे, ए नेगेटिव, सो ए नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, एक। H3 पॉजिटिव भी पूरे मॉलिक्यूल में एक ही है, तो H3 पॉजिटिव भी पूरे मॉलिक्यूल में एक है। अब Ha गिनने की कोशिश करो कितने हैं, एक Ha तो ये रहा, इसके साथ ब्लू कलर का जुड़ा हुआ है, एक Ha ये है, इसके साथ भी एक ब्लू मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, एक Ha ये है, दिख रहा होगा तुम्हें, ये भी Ha है, एक ये Ha है, एक ये रहा, एक ये है एंड एक ये है। सो Ha की मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात मॉलिक्यूल है, तो ये तो हमें आफ्टर दिखा रहा है, आफ्टर का दिखा रहा है ना, आफ्टर के सामने एरो है तो आफ्टर है, तो आफ्टर में कितने, सात ये हैं, ये तो सॉल्वेंट ही है, एक एक ये है, तो जब ये जीरो होंगे तो एक एक मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल हम लोगों ने 8 Ha के मॉलिक्यूल डाले होंगे, तब उसमें से एक एक मामले आफ्टर में प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि 8 मॉलिक्यूल Ha के लिए थे, लेकिन उसमें से डिसोसिएशन कितना हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का हो रहा है, सो डिसोसिएटिव परसेंटेज कितनी है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो परसेंट डिसोसिएशन अगर मैं निकालूंगा तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है 8 मॉलिक्यूल में से, और इसको मैं 100% से डिवाइड कर देता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी देख के तुम लिख सकते हो, मैं कैलकुलेट ही करता हूँ।
तो कितना है 12.5% डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, और जो वीक एसिड वीक बेस होते हैं उनका जो परसेंटेज डिसोसिएशन होता है वो कभी भी 100% नहीं होता, उससे हमेशा कम ही होगा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें करके दिखाई दिया है कि Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो लिखते हैं, और फिर जब H2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग 1 लेंगे, 1 कंसंट्रेशन अगर मैं लूँगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं Ka, where A stands for एसिड और ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka की वैल्यू हाई है, H3 पॉजिटिव की वैल्यू हाई है, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर तुम्हें 10-15 कंपाउंड दे रखे हैं और उसमें Ka की वैल्यू दे रखी है तो तुम इजीली चेक करके बता सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा। इसी तरीके से Kb की वैल्यू हाई है तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर एसिड, हायर H3 पॉजिटिव, लार्जर K। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे HClO2 है, इसका कितना है 1.1 इंटू 10⁻²। फिर HNO2 है, उसका 10⁻⁴, HF 10⁻⁴, 10⁻⁴, -5, -5, -8, -10। तो -10 तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, डेसिमल के 10th प्लेस पे 6 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब बहुत ही कम है। तो HCN क्या होगा, सबसे वीक एसिड होगा। फिर 10⁸ है, ये होगा 10⁵ है, तो इसमें देखेंगे 1.8 है और ये 1.3 है। तो 1.8 और 1.3 में से कम वैल्यू कितनी है, 1.3 है, तो ये वीक हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे तीन एसिड्स हैं जिनकी वैल्यू 10⁻⁴ में, मतलब डेसिमल के 4th प्लेस पे है। तो एक की वैल्यू 7.1 ऑब्वियसली ज़्यादा होगी देन 6.8 एंड 1.8। तो ये वाला जो एसिड है, नाइट्रस एसिड है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन HF एंड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और उससे बाद HClO2 क्लोरस एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन गिवन उसमें। ठीक है, ये नहीं बोलूँ कि हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे एसिड्स लिखे हुए हैं। तो इसको आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।